परवीन है वहाँ पर कॉपीज़ की तकसीम ज़रूरी है। और अगला लफ्ज़ ये है वो है टू दी अक्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट नॉट लेस दैन बिफोर नॉट लेस दैन 7 डेज। ये 7 दिन से कम नहीं हो सकते। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेक्शन, बिटवीन दीज टू ट्रायल एंड बिटवीन दीज टू चैप्टर्स। क्योंकि 265C में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वहाँ पे लिखा है नॉट लेटर दैन बिफोर दैन 7 डेज। 265C को मैं पढ़ता हूँ, वहाँ पे लफ्ज़ आ जाता है इन ऑल केसेस इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट कॉपीज ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द अक्यूज्ड नॉट लेटर देन 7 डेज। 7 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर मजिस्ट्रेट साहब के पास ट्रायल है तो कॉपीज तकसीम होने के बाद जो मिनिमम डेट एडजर्न कर सकती है कोर्ट एज पर प्रोसीजर, वो 7 दिन से छोटी तारीख नहीं डाल सकती। जबकि सेशन कोर्ट्स में वो वहाँ पे लफ्ज़ ये है कि 7 दिन से पहले उसको कॉपीज देनी है। वो 1 दिन बाद भी चार्ज फ्रेम कर सकते हैं, 2 दिन बाद भी कर सकते हैं। मैक्सिमम पीरियड जो है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का वो 7 डेज है। ये डिफरेंस है दूसरा इन दोनों चैप्टर्स के दरमियान। इसके बाद हम आगे आते हैं तीसरे डिफरेंस की तरफ। वो 241 में है प्रोवाइडेड दैट इफ एनी पार्ट ऑफ स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 CRPC इज सच दैट इट्स डिस्क्लोजर टू द अक्यूज्ड वुड बी इनएक्सपीडिएंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, सच पार्ट ऑफ स्टेटमेंट शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉपी ऑफ द स्टेटमेंट फर्निश्ड बाय द अक्यूज्ड। ये जो प्रोविजंस है ये 241 में भी है और 265C दोनों में से ही। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि इनफेक्टिव है पब्लिक इंटरेस्ट के लिहाज से, जिसकी अहमियत उतनी नहीं है, इन एक्सपीडिशन का जो मकसद हम यहाँ पे ले रहे हैं वो ये नहीं है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिहाज से वो खतरनाक हो सकता है उसकी डिस्क्लोजर से, वो डिफरेंट है। दोनों जो चैप्टर्स हैं चैप्टर 20 और चैप्टर 22A दोनों में इस चीज़ का जिक्र है कि उस लिहाज से वो कॉपीज तकसीम नहीं होगी। अगर हम थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन मजीद करें 265C के लिहाज से तो वहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन। द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR, द पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 CRPC, द स्टेटमेंट ऑफ ऑल विटनेसेस रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 एंड 164 CRPC and the inspection note recorded by an investigating officer on his first visit to the place of occurrence and the note recorded by him on recoveries made if any। ये recoveries की हद तक लफ्ज़ नहीं है चैप्टर 20 में, ये डिफरेंस है इन दोनों में। मोस्टली रूटीन के अंदर हम जब कोर्ट के अंदर जाते हैं तो रीडर साहब जो मुलज़म से थंब इंप्रेशन लगाते हैं और चलान के साथ जो 161 के स्टेटमेंट होते हैं वो हमें दे देते हैं। दीज आर इनसफिशेंट। जो लॉ कहता है वो ये है कि इसमें FIR 161 के बयान, अगर 164 का बयान है वो, इसके अलावा जो फर्स्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के, जिसे हम रफ स्केच भी कहते हैं, रफ स्केल जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर प्रिपेयर करता है वो, और इसके अलावा सेशन कोर्ट की हद तक डिफरेंस है कि रिकवरीज की हद तक जो 161 के जो नोट्स हैं या 161 के बयान हैं वो भी मुलज़म को मुहैया किया जाना ज़रूरी है। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि क्यों ज़रूरी है। ये जो मटीरियल है, इन फैक्ट द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर इज दैट, क्योंकि अभी ये रिसेंटली इंसर्ट हुई है आर्टिकल 10A जो है फेयर ट्रायल का, इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर विद रिगार्ड टू दिस सेक्शन इज दैट, ताकि मुलज़म को ये पता चाहिए उसका केस शुरू होने से पहले कि तुम्हारे खिलाफ कौन कौन सी एविडेंस अवेलेबल है। मजिस्ट्रेरियल ट्रायल में 7 दिन मस्ट है,
सेशन ट्रायल में 7 दिन मस्ट नहीं है। इससे आगे चलते हैं। अब ये तो है पुलिस रिपोर्ट की हद तक 173 की हद तक। आगे है इस्तगासा की हद तक। जैसे कहते हैं इन ऑल केसेस इंस्टीट्यूटेड अपॉन ए कंप्लेंट इन राइटिंग द कंप्लेनेंट, पहले में जो अदालत है वो पाबंद है कापीज देने में, जबकि इस्तगासे में जो मुस्तगीस है इस्तगासा फाइल करने वाला उसने जो कापीज हैं वो मुहैया करनी है। तो कहते हैं स्टेट इन द petition of complaint the substance of the accusation, the name of his witnesses and the gist of evidence which he is likely to adduce at the trial. एक चीज, within three days of the order of the court under section 204 for issuance of trust to the accused, file in the court for supply to the accused as many copies of the complaint and any other document which it has filed with his complaint as the number of the accused. इस्तगासा की शक्ल में जो 3 चीज़ें ज़रूरी है वो ये है कि एक तो इस्तगासा जो एक्यूजिशन है मुलज़म के खिलाफ 3 दिन के अंदर अंदर कापीज मुहैया करती हैं विद इन 3 डेज। इसके ऊपर ऐसा कोई फैसला नहीं है कि अगर 3 दिन के अंदर कापी मुहैया की ना की गई हो तो इस तगासे को डेफर कर दिया है ट्रायल कोर्ट। वो उसको सुपीरियर कोर्ट्स ने इसको इरेगुलरिटी कंसिडर करके नीचे ट्रायल कोर्ट को वापस भिजवा दिए। अगर यहाँ पर शक का लफ्ज़ है, इसकी कंप्लायंस नहीं है, तो इस प्रोसीडिंग को आगे नहीं चलना चाहिए था। लेकिन कीपिंग इन व्यू द डिक्टम ऑफ फेयर ट्रायल एंड द अदर प्रोविजंस कि ये इरेगुलरिटीज़ में आती हैं, ये ट्रायल कोर्ट का काम है। समटाइम वो मिसअंडरस्टैंडिंग की शक्ल में भी ऐसी सूरत हाल है, लेकिन ऐसी सूरत हाल में कोई ऐसी हमारे पास इंटरप्रटेशन नहीं है सुपीरियर कोर्ट्स की कि ऐसी सूरत में ट्रायल को उन्होंने इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया हो। मेरी सबमिशन इसमें आगे ये है दोस्तों के लिए कि 3 दिन का डिफरेंस है। इस्तगासा में आगे थोड़ा सा फर्क आएगा। सेशन में गिस्ट ऑफ एविडेंस है, जब आप एविडेंस का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो तो गिस्ट का लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? इस्तगासे के साथ हम एक लिस्ट ऑफ एविडेंस लगाते हैं। अगर हम 200 चैप्टर में जाएंगे तो इसमें गिस्ट ऑफ एविडेंस से मुराद है कि जो गवाह है वो किस बाबत जाकर एविडेंस देगा उसका मेंशन करना अलॉन्ग विद द लिस्ट ऑफ विटनेसेस ज़रूरी है। लेकिन इसके ऊपर भी कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें इसको अगर गिस्ट को मेंशन नहीं किया गया, हम रूटीन में लिख देते हैं सच एंड सच विटनेस द कंप्लेनेंट विल बी प्रोड्यूस, इरेगुलरिटीज को डिक्लेयर करके इसको रिमांड किया गया है केस। ये 2 चीज़ें। और 3 दिन के अंदर इस्तगासा, गवाहान, एक्यूजिशन जो कि इस्तगासे के अंदर है एंड द गिस्ट ऑफ विटनेसेस, और वो गवाह जिस बाबत शहादत जाके फ्यूचर में उसके खिलाफ देंगे इसकी डिटेल मुहैया करना जरूरी है। इसमें डिफरेंट क्या है? प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन शैल नॉट अप्लाई इन केसेस इन विच द कंप्लेंट हैज बीन मेड बाय ए कोर्ट और ए पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग और परपोर्टिंग टू एक्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। ये एग्जेम्पशन है कापीज की। ऐसे केसेस जिनमें अदालत खुद मुस्तगीस हो, जैसे कि किसी ट्रायल में, किसी प्रोसीडिंग में, किसी इंक्वायरी में, जब हम ड्यूरिंग प्रोसीडिंग अगर कोई विटनेस अदालत में झूठी शहादत देता है तो हम 476 CRPC की एप्लीकेशन देते हैं, या कोई कंसीलमेंट होती है तो कोर्ट उस मुलज़म के खिलाफ प्रोसीडिंग जो है पर्जरी की करने के लिए जब किसी को अहद करती है या किसी दूसरी कोर्ट में मामले को रेफर करती है, तो ऐसी सूरत में वो जो कापीज़ हैं उस मुलज़म को तकसीम, ये एक्सेप्शंस हैं। दिस इज़ द सोल एक। और दूसरी ये है कोई ऐसा पब्लिक सर्वेंट, हमारे पास काफ़ी सारे लॉज हैं जिसमें कोई भी प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो अगर फाइल करनी है तो पब्लिक सर्वेंट की शक्ल में आनी है। जैसे कि बल्दियात के कुछ कवानीन, जैसे कि एंटी करप्शन के कवानीन हैं, जैसे कि असिस्टेंट या एडिशनल एडवोकेट अगर कोई मामला रेफर करते हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस
तो ऐसी सूरत में उनकी कॉपीज जो है वो तकसीम नहीं हो। अब दूसरा डिफरेंस जो है ये है 241 की हद तक। दूसरा डिफरेंस जो 265C में है वो ये है, copies of the complaint and other document which the complainant has filed therewith and the statement under section 200 and 202 shall be supplied free of cost to the accused not later than 7 days। यहाँ पर 7 days का लफ्ज़ इनिशियली ऊपर जो है वो 3 दिन का लफ्ज़ है, विदिन 3 days, और ये इसको पीरियड को इन्हांस कर दिया है 3 से लेकर 7 तक। ये सेकंड डिफरेंस है। अब चूंकि मजिस्ट्रेट साहब के पास जो प्रोसीडिंग है कॉपीज तकसीम होने के बाद और सेशन ट्रायल के पास जो प्रोसीडिंग है उसके बाद आ जाता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन विद रिगार्ड टू द केसेस विच आर प्रेजेंट विच आर ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट्स। वहाँ पर एक अलहदा लफ्ज़ है चार्ज के लिए। सेशन कोर्ट्स में 2 सेक्शंस हैं, मजिस्ट्रेट साहब के पास सिर्फ एक सेक्शन। मजिस्ट्रेट साहब के पास आ जाते हैं हम चैप्टर 20 में, चार्ज टू बी फ्रेम व्हेन द अक्यूज्ड अपीयर और इज ब्रॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट ए फॉर्मल चार्ज शैल बी फ्रेम रिलेटिंग टू द ऑफेंस ऑफ व्हिच ही इज अक्यूज्ड एंड ही शैल बी आस्क्ड वेदर ही एडमिट दैट ही हैज कमिटेड द ऑफेंस विद व्हिच ही इज चार्ज। ये सिंपल लफ्ज़ हैं मजिस्ट्रेट साहब के। अब ये डिफरेंस दूसरा है जिसके लिए मैं तमाम अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आप ज़रूर जाइएगा ट्रायल के वक्त, जब आपके पास कॉपीज आ जाती हैं तो उसको ज़रूर देखिएगा, वो बड़ा ज़रूरी है। वो है 265D का। सर व्हेन चार्ज इज टू बी फ्रेम, सेशन ट्रायल में पहले देखना है कि चार्ज इसमें फ्रेम हो सकता है कि नहीं हो सकता। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 चैप्टर्स। मजिस्ट्रेट साहब ने ये नहीं देखना, मजिस्ट्रेट साहब प्रोसीडिंग कर रहे हैं डाक खाने की उस वक्त कि वेदर दिस केस इज प्रोसीडेबल, एविडेंस ऐसी है जिसके ऊपर मैं फर्दर जो फॉर्मल चार्ज कर रहे हैं। सेशन में ये डिफरेंट है। दिस इज द स्टेज। अगर आप देखें इसकी इंटरप्रिटेशन को देखें तो 265D में इक्विटल हुई है। अगर हम ये समझते हैं कि हमारे पास जो 173 या 200 के तहत जो प्राइवेट कंप्लेंट्स आई है उसमें कोई मटेरियल ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कन्विक्शन हो सकती है या प्राइमा फिशाए वहाँ पर कोई ऑफेंस मेड नहीं हो रहा या कोई ऐसा इंटरलिंक्ड मामला नहीं है, तो सेशन ट्रायल जो है वो 265D के तहत बंदे को बरी कर सकती है। इसको पढ़ते हैं, इफ, अगर, दैट इज वेरी डेंजरस, इफ आफ्टर perusing the police report as the case may be the complaint and all other documents and statement filed by the prosecution, the court is of opinion that there is ground for proceeding with the trial of the accused, it shall frame in the writing a charge against the accused। ये जो इफ का लफ्ज़ है ये बड़े मायने रखता है। अगर अदालत देखे, पेरूज करे कि एक्यूजिशन के लिए प्राइमा फिशाई को प्रोसीडेबल मटीरियल रिकॉर्ड के ऊपर है तब ये करेगी। मैं एक बड़ा मशहूर जो एक वर्ड है वो यूज़ करते रहते हैं, वो it was the word of the Churchill, he said to Russia कि if we entered you will see ruthless killing। The answer was that only if, अगर दाखिल हुए तो फिर होगा ना। तो इफ का लफ्ज़ इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है कि 265D के तहत भी इक्विटल हो सकती है। हम इस इनिशियल स्टेज के ऊपर अगर अपने रिकॉर्ड को पेरूज कर लेते हैं, कुछ एविडेंस आ जाती हैं, जैसे कि क्रिमिनल लॉ काफ़ी हद तक, वैसे तो रेसिप्रोकल साइड्स के ऊपर जजमेंट्स रही हैं, क्रिमिनल लॉ काफ़ी हद तक
कुछ साइटेशंस के ज़रिए 2015 से लेके या 2011 से ऑनवर्ड्स काफ़ी हद तक सेटल हो चुका है कि कौन सी एविडेंस जो है वो एडमिसिबल है, कौन सी है जो एडमिसिबल नहीं है। तो 265D में ये शक्ल है, इसकी शक्ल में कि दिस इज द स्टेज वी शुड कंसंट्रेट आफ्टर perusing the record that this trial is not proceedable, even the evidence which is available in the file both in 173 or 200 that could not be considered as for framing of charge. That is also one of the stage for acquittal of the accused at this stage. इसके बाद जो दूसरा सेक्शन है वो है 265D के बाद वो है 265E। आते हैं the charge shall be read and explained to the accused and he shall be asked whether he is guilty or has any defense to make. First one. The second one 265E, if the accused plead guilty, the court shall record the plea and may in the discretion convict him thereon. Same is the position with trial before magistrate where it was written 243 में आ जाते हैं if the accused made admit that he has committed the offence within which he is charged, his admission shall be recorded as nearly as possible in the word used by him. अब मेरी सबमिशन ये है कि दो सूरत हाल हैं इसमें। एक तो चार्ज जो है इसके ऊपर बड़ी डिटेल इंटरप्रिटेशन जो फर्द जुर्म जिसको वोकला साहबान रूटीन के अंदर लेते हैं, फर्द जुर्म है वहाँ पर उन्होंने थम इम्प्रेशन ले लेने हैं, जाने की ज़रूरत नहीं। दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द वेरी कॉन्शियस स्टेज फॉर ए काउंसिल कि उस वक्त जाएं और जाकर उसको पढ़ें जो चार्ज फ्रेम किया जा रहा है, जो रेलिवेंट प्रोविजंस हैं के मुताबिक कुछ ऐसे एक्यूजिशन जिसको लेवल कर दिया जाता है अगर वो नहीं है तो 265D के तहत उसकी एक्विटल सीक्स करें या एप्लीकेशन दे दें। दूसरी शक्ल में अगर मटीरियल आ जाता है तो चार्ज को इतना वाज़ेह होना चाहिए मुल्ज़म को समझने के लिए कि उसको ये समझाया जाए उसकी ज़बान में, जो CRPC का मतलब है वहाँ पर तो यह प्रोसीजर जो इंग्लिश का इस्तेमाल होता है कि तुम्हारे खिलाफ ये इल्ज़ामात हैं कि तुमने सच एंड सच टाइम डेट प्लेस अलॉन्ग विद इफ सो such accused committed such offence which is triable by this court and the court is framing charge against you for such offence. That should be in detail. बड़ी रेयर सी जजमेंट्स हैं इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट्स की जहाँ पर चार्ज को प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं किया गया था एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, उसको रीट्रायल के लिए नीचे भेज दिया गया। और सेकंड जो प्रोविजंस है वो है कन्विक्शन के लिए इफ ही एडमिट दैट चार्ज। दोनों शक्लों में अगर चाहे बिफोर ट्रायल मजिस्ट्रेट है चाहे सेशन कोर्ट के पास ट्रायल है, अगर एडमिशन आ जाती है तो इसको सिंपल एडमिशन नहीं कहा जा सकता। हाँ, ट्रायल बिफोर मजिस्ट्रेट साहब के पास ये है कि वहाँ पर इसको उसी के अल्फाज में बयान करना है, लेकिन द प्रोसीजर फॉर एडमिशन दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 364 CRPC, दैट प्रोसीजर शुड बी अडॉप्टेड बाय बोथ द कोर्ट्स। यहाँ पर एक और भी लफ्ज़ हमें इस्तेमाल हो रहा है। एडमिशन के लिए प्रॉपरली एक वक्त मुतय्यन कर दिया गया है इनिशियल स्टेज के ऊपर, वो है एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, and second is that was at the time of recording of his statement under section 342 CRPC. These are the two basic stages. इसमें काफ़ी सारा लॉ कॉलेज हुआ है कि अगर at the time of framing of charge या at the time of recording of statement के अलावा किसी स्टेज के ऊपर कोई मुल्ज़म कन्फेशन करता है ट्रायल कोर्ट के अंदर, तो इसके ऊपर आपको केस ना मिलेगा जहाँ पर ये कहा गया है
कि दैट confession or that admission of the accused is not admissible piece of evidence, and the superior courts held that such admission could not be considered while awarding conviction. conviction की हद तक उन्होंने कहा। कन्विक्शन चूंकि एक बड़ा अहम मामला है, तो उन्होंने कहा है कि चार्ज के वक्त अगर कोई बंदा इतराफ़ कर लेता है आर्टिकल 10A यानी से पहले भी और बाद में, अब सेशन कोर्ट्स की हद तक ये बड़ा सेटल्ड लॉ हो गया है कि अगर कोई बंदा फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के वक्त कन्विक्शन करता है उसका प्रोसीजर 364 का अडॉप्ट होगा, लेकिन that confession or admission could not be considered for this as a sole ground for his conviction। वो कहते हैं कि इसके साथ साथ कोर्ट को फर्दर प्रोसीडिंग करनी चाहिए। दैट वाज इंटरप्रिटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और उसको कंसिडर जो कन्फेशन है या एडमिशन है एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, उसको एज ए रेलिवेंट फैक्ट कंसिडर करना है विद रिगार्ड टू अदर सर्कमस्टांसेस एंड अदर फैक्ट्स ऑफ द केस। इससे आगे चलते हैं सर, वो है प्रोसीडिंग की हद तक जब फर्दर जुर्म आयद हो जाती है, तो जो प्रोसीडिंग का तरीकाकार है इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है बिफोर मजिस्ट्रेट और बिफोर सेशन कोर्ट। 244 प्रोसीजर व्हेन नो सच एडमिशन इज मेड इफ द मजिस्ट्रेट does not permit the accused under the proceeding section, or if the accused does not make such admission, the magistrate shall proceed to hear the complainant if any। अब हमारे पास चूंकि कोई तरीकाकार जो नहीं है, लेकिन कुछ हद तक तरीका वज़ा कर दिया गया है इनमें, जहाँ पर एविडेंस का तरीकाकार रिकॉर्ड करने क्या है, उसके स्टेप क्या है। पहले प्रोसिक्यूशन की तरफ से एविडेंस आएगी, उसके बाद डिफेंस की तरफ एविडेंस आएगी, तो लेकिन उसका तरीकाकार क्या है। दीज आर द टू सेक्शन, डिफरेंट सेक्शन इन बोथ दीज टू चैप्टर 20 and 22A। Complainant and take all such evidence as may be produced in support of the prosecution, and also to hear the accused and take all such evidence as he produced in his defense। बड़ा सिंपल सा मजिस्ट्रेट के पास प्रोसीजर की। अगर मुद्दई है तो अपनी शर्तें ले, अगर डिफेंस में मुल्ज़म है तो अपनी शर्तें ले हैं। दिस इज द सिंपल प्रोसीजर दैट वाज प्रोवाइडेड बाय द मजिस्ट्रेट। लेकिन इसको थोड़ा सा मजीद मैकेनिकली जो है वो डिस्क्राइब कर दिया सेशन कोड ने। इसको आगे चलते हैं। प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट शैल नॉट बी बाउंड टू हियर एनी पर्सन एज ए कंप्लेनेंट इन एनी केस इन विच द कंप्लेंट हैज बीन मेड बाय द कंप्लेंट बाय द कोर्ट। जैसे कि मैंने पहले गुजारिश की है कि अगर कोर्ट की तरफ से कोई इस्तगासा जाता है पर्जरी की शक्ल में, इसी तरह आगे दूसरा है द मजिस्ट्रेट इफ ही थिंक फिट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कंप्लेनेंट और द अक्यूज्ड इशू ए समन। जैसे कि मैंने स्टार्ट में गुजारिश की थी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कंसेप्ट नहीं है, इसमें कंप्लेंट का लफ्ज इस्तेमाल किया है। सेशन में जाएंगे तो वहां पर प्रोसिक्यूशन का लफ्ज इस्तेमाल होगा। मुद्दई के कहने के ऊपर इशू ए समन टू एनी विटनेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग्स। कोई भी मुल्क जैसे डॉक्यूमेंट्स की हद तक अगर किसी के कस्टडी में है, एक स्पेशल प्रोविजन भी है इसमें 94 सीआरपीसी के लिहाज से कि किसी गवाह को तलब कर सकती है मुस्तगीज के कहने के ऊपर। अगर वो नहीं आता तो अदालत एवरी दैट पर्सन हु इज अक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस, जो कि केस के हालात वाक़यात से वाकफियत रखता है या दैट इज कनेक्टेड विद दैट पर्सन अक्रेंस, तो उसको, और अगर किसी ऐसी डॉक्यूमेंट्स को वो 244 के साथ से रेड सेक्शन इसमें एक इंडिपेंडेंट प्रोविजन भी है, वो है 94 सीआरपीसी, उसके तहत भी उस डॉक्यूमेंट्स को जिसकी कस्टडी में हो वो तलब किया जा सकता है। इसके साथ है कि मजिस्ट्रेट मे बिफोर समनिंग एनी विटनेस ऑन सच एप्लीकेशन रिक्वायर्स दैट हिज रीजनेबल एक्सपेंसेस। ये मीरपुर आज़ाद कश्मीर में प्रोसीजर है, हमारे पास पंजाब में नहीं है। ये एक प्रोविजन मौजूद है जहाँ पर हम डिलेइंग टैक्टिक्स जब इस्तेमाल करते हैं ना कि गवाहान आए होते हैं तो डिफेंस काउंसिल इसको क्रॉस नहीं करते, तो इट इज़ ए प्रैक्टिकल इन ए प्रैक्टिकल पोजीशन इन आज़ाद कश्मीर
वहाँ पर गवाहान के एक्सपेंडिचर सबमिट किए जाते हैं कोर्ट के अंदर विद रिगार्ड टू किलोमीटर्स, कि वो गवाह कितने फासले से आ रहा है और उसके एक्सपेंडिचर क्या। और अदर ये है तो प्रोवाइडेड दैट इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द अक्यूज टू डिपॉजिट एनी सच एक्सपेंसेस इन कोर्ट इन केस वेयर ही इज चार्ज्ड विद एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 6 मंथ, 6 माह से ज़्यादा। दिस प्रोविजन वाज ओमिटेड इन द प्रोसीजर दैट वाज प्रोवाइडेड इन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। इसको हम थोड़ा सा डिफरेंस इस लिहाज से जाके आगे पढ़ते हैं, तो उसमें डिफरेंस क्या है चैप्टर 22A में प्रोसीजर के लिहाज से, वो ये है द रेलिवेंट सेक्शन 265F। If the accused does not plead guilty or the court in its discretion does not convict him on his plea, the court shall proceed to hear the complainant, if any, and take all such evidence as may be produced in support of the prosecution. आगे provided that the court shall not be bound to hear any person as complainant in any, जैसे कि मैंने गुजारिश की अदालत की हद तक जो प्रोसीडिंग है, the court shall ascertain from public prosecutor, वहाँ पर डिफरेंस था मुस्तवीज का, यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर का लफ्ज है। एज द केस में बी फ्रॉम द कंप्लेनेंट द नेम ऑफ एनी पर्सन लाइकली टू बी अक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड टू बी एबल टू गिव एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन एंड शैल समन सच पर्सन टू गिव एविडेंस। आगे आइएगा, द कोर्ट मे रिफ्यूज टू समन एनी सच विटनेस इफ इट इज ओपिनियन that such witness is being called for the purpose of vexation or delay or defeating the end of justice, such ground shall be recorded by the court। ये magisterial trial में नहीं है। This is the another difference। आगे आइएगा, when the examination of the witness for the prosecution and examination if any of the accused are concluded, the accused shall be asked whether he means to adduce evidence। If the accused put in any written statement, the accused shall file it with the record। ये एक बड़ा अहम this is very important subsection of 265F प्रोसीजर के लिहाज से बहुत से दोस्तों को ये गिला रहता है कि the arguments which were advanced by them at the time of final stage that was neither present in the file which was in the shape of decision which was given by the trial court, nor any such aspect was discussed by the trial court। This is the provision which enable the defense side कि आप रिटन शेप के अंदर अपना मटीरियल जो है वो अदालत को दे सकते हैं, और इसमें शल का लफ्ज़ है, अदालत उसको रिकॉर्ड के साथ लफ्ज़ करने की पाबंद है। आगे आइएगा, इफ द अक्यूज्ड और एनी ऑफ द सेवरल अक्यूज्ड सेज दैट द मीन्स टू अड्यूस एविडेंस, द कोर्ट शैल कॉल ऑन अक्यूज्ड टू एंटर ऑन हिज डिफेंस एंड प्रोड्यूस हिज एविडेंस। आगे भी बड़ा अहम एक सेक्शन है जिसको रूटीन में तो पढ़ते हैं, लेकिन इससे हमें क्या वाज़ेह होगा, इफ द अक्यूज्ड और एनी वन सेवरल अक्यूज्ड आफ्टर एंटरिंग ऑन हिज डिफेंस applies to the court to issue any process for compelling the attendance of any witness for examination or the production of any documents or other things, the court shall issue such process unless it considers that the application is made for the purpose of vexation or delay। अब सबमिशन प्रोसीजर जो है इन दोनों सेक्शन में वाज़े हो गया। सुपीरियर कोर्ट्स ने भी इसको इंटरप्रेट किया है विद रिगार्ड टू डिफरेंट circumstances of the cases। The first priority of the case for proceeding is the prosecution। prosecution ने अपने गवाहान को अदालत में पेश करना है। जब prosecution की एविडेंस मुकम्मल हो जाती है तो उसके बाद मुल्ज़म से पूछा जाएगा कि वो अपने डिफेंस में पेश हो, शहादत खुद पेश होना चाहता है या शहादत पेश करना चाहता है। मीन्स टू से द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसीडिंग बिफोर बोथ दीज चैप्टर्स अंडर दिस चैप्टर इज द फर्स्ट स्टेप इज द प्रोसिक्यूशन टू प्रोड्यूस एविडेंस,
एंड द सेकंड वन इज गिवन टू द डिफेंस। अब जो इंटरमीनिंग डिफरेंस है दैट वाज द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 340 और 342। प्रोसिक्यूशन की एविडेंस जो है वो पहले है और डिफेंस की बाद में। 340 के अंदर मुल्ज़म जो है वो खुद भी बतौर गवाह पेश हो सकता है, और 342 में वो जब ये लिखेगा कि मैं एविडेंस प्रोड्यूस करना चाहता हूँ या कुछ ऐसी एविडेंस भी है जो मैं खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता, डिपार्टमेंटल हो सकती है, उसके लिए अदालत जो है उसको वारंट की शक्ल में, अगर शेड्यूल में वारंट लिखा है या समझ की शक्ल में, दोनों सूरतों में तलब कर सकती है। आगे जो इससे भी अहम सेक्शन है वो है 265 जी, समनिंग अप। समनिंग अप ये बड़ी अहम चीज़ है। मोस्टली आपने देखा है कि एट द टाइम ऑफ फाइनल आर्गूमेंट्स मोस्टली इट इज इन स्टांस ऑफ द समटाइम अक्यूज्ड साइड दैट द प्रोसिक्यूशन मस्ट एडवांस हिज आर्गूमेंट फर्स्ट, और प्रोसिक्यूशन की ये होती है कि डिफेंस जो है वो अपनी जो है आर्गूमेंट्स दे। दिस सेक्शन परटेल बोथ द पार्टीज विद रिगार्ड टू देयर आर्गूमेंट्स। समनिंग अप कहाँ पर उन्होंने जाके क्लोज करना है, वो ये है इन केसेस वेयर, ये डिफरेंस है, अनदर डिफरेंस बिफोर ट्रायल बिफोर मजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट, वो ये है इन केस वेयर द अक्यूज्ड और एनी वन ऑफ सेवरल अक्यूज्ड डज नॉट एड्यूस एविडेंस, जहां पर डिफेंस शहादत नहीं दी जाती। The court shall on the close of the prosecution case and examination if any of the accused call upon the prosecutor to sum up his case। जिस केस में डिफेंस नहीं दिया जाता उसमें पहले प्रोसिक्यूशन अपने सम अप करेगा अपने आप। और आगे ये है इन केसेस वेयर द अक्यूज्ड और एनी वन ऑफ द सेवरल अक्यूज्ड एग्जामिन एविडेंस इन हिज डिफेंस, द कोर्ट शैल on the close of defense case call upon the accused to sum up of the case, whereafter the prosecutor shall make a reply। This is the another difference before trial before magistrate and session courts। आगे आते हैं, इसके बाद वो है एक्विटल और कन्विक्शन की हद तक। अब एविडेंस को पेरूज करने के पास 241 चैप्टर 20 में जब आते हैं तो वहाँ पर सेक्शन है 245 245। If the magistrate upon taking the evidence referred in section 244 and such further evidence if any as he may of his own motion cause to be produced, and if he think fit examining the accused find the accused not guilty, he shall record an order of acquittal। Same is the position under subsection 2 sentence where the magistrate does not proceed in accordance with the provision of section 349, he shall, if he find the accused guilty, pass sentence upon him according to law। अब यहाँ पर सिर्फ एक एग्जम्पशन वो है 349। 349 को अगर हम जाकर पढ़ेंगे तो हमारे पास काफ़ी सारे ऐसी दफात हैं, जैसे कि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल से ऊपर कन्विक्शन नहीं कर सकते। ट्राई हम वो केसेस कर रहे हैं जहाँ पर कन्विक्शन ज़्यादा है, लेकिन बेल स्टेज के ऊपर हमको ये चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट ने शजर ममनुआ डिक्लेयर करके हमें रोक दिया। मोस्टली हमने ऐसे केसेस में जाकर कन्फेशन की शक्ल में भी आर्गूमेंट किया कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट साहब जिनके पास ये ट्रायल है और जो ऑफेंस को ट्राई कर रहे हैं वो उसकी पनिशमेंट 7 साल तक है, अगर मैं इसको कन्फेस भी कर लेता हूँ तो वो 3 साल से तो ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकते, तो आप इस स्टेज के ऊपर आप मुझे बेल दे दें। तो ये 349 की प्रोविजन है जहाँ पे कन्विक्शन का लफ्ज़ है, वो ये है कि अगर मजिस्ट्रेट 349 के तहत ये ऑब्जर्व करता है कि प्राइमा फेशी जो एविडेंस उसके पास मौजूद है, उस सूरत में जो उसके पास जुरिस्डिक्शन है या इख्तियार से ज़्यादा सजा दे सकता है, तो 349 में द मजिस्ट्रेट विल बी रेफर द मैटर टू दैट कोर्ट, टू अपर कोर्ट जिसके पास ज़्यादा सजा देने का इख्तियार है। ये हमारे पास प्रैक्टिस कम है। ये 2 चैप्टर्स हैं, ये डिफरेंस है एक और। इससे आगे सब चलते हैं, वो है एक्ट के बाद 265 आई
that procedure was not provided in this. In a case where by reason of previous conviction the accused has been charged under section 221, चार्ज का जो सेक्शन है 221 उसकी सब सेक्शन 7 में एक चीज़ ये है कि अगर कोई बंदा साबका सजा याफ्ता है, अगर हमारे पास कोई केस आता है तो साबका सजा का हमारे पास रिकॉर्ड है एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, जैसे कि मैंने पहले गुजारिश की है कि काउंसिल मस्ट बी प्रेजेंट दैट शुड आल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग चार्ज, कि ये प्रवीण मौजूद है, इसके ये दफात भी लगाएं कि ये साबका सजा याफ्ता है। साबका सजा याफ्ता ये प्रैक्टिस भी हमारे पास करेंगे। साबका सजा याफ्ता की होने की शक्ल में अगर एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज वो पिछला मामला हम फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में मेंशन कर देते हैं तो ये फाइनल आर्गूमेंट्स के वक्त हमें उसकी कॉपीज़ वगैरह भी तक देनी होती हैं। अगर हम दे देते हैं तो उसमें कोई लीनेंसी या कोई मर्सी या पिटी की सूरत को जो कंसिडर नहीं कर सकती। दिस इज द सेक्शन इन ए केस वेयर बाय रीजन ऑफ प्रीवियस conviction and accused has been charged under section 221 subsection 7 the court after finding the accused guilty of offence charged and recording a conviction shall record the plea of the accused in relation to such part of the charge जो 221 subsection 7 में दिया गया है। If the accused admit that he has been previously convicted as alleged in the charge, the court may pass a sentence upon him according to law. And if the accused does not admit that he has been previously convicted as alleged in the charge, the court may take evidence, जैसे मैंने गुजारिश किया टेस्टेड कॉपीज की शक्ल में, and shall record a finding thereon and then pass sentence upon the law. अब दोनों सेक्शन में आगे 164 का जिक्र है। अगर कोई प्रोसीडिंग होती है इन्वेस्टिगेशन स्टेज के अंदर तो आपने देखा है कि पुलिस के पास जितना भी मटेरियल कलेक्ट होता है वो आ जाता है 173 के साथ। सीआरपीसी के अंदर कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है कि 164 की स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी। लेकिन पुलिस रूल्स अगर हम 1934 को देखें, द इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर इज ड्यूटी बाउंड टू गेट ए अटेस्टेड कॉपी ऑफ स्टेटमेंट व्हिच वाज रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी टू अनेक्स अलॉन्ग विद द रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी। अब हमारे पास प्रोसीजर क्या है कि 164 के लिए जब कोई एप्लीकेशन दी जाती है तो तमाम सेशन जज साहब ने अपना अपना प्रोसीजर रखा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, जैसे कि गुजरांवाला में है कि सेशन जज साहब को एप्लीकेशन दी जाए, मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ है, लेकिन जो प्रोविजन है 164 की उसके लिए इलाका मजिस्ट्रेट साहब के पास एप्लीकेशन दी। एनी मजिस्ट्रेट का वहाँ पर लफ्ज़ है, उसके लिए इलाका मजिस्ट्रेट का लफ्ज़ ज़रूरी नहीं है। 2015 से पहले हमारे पास जो प्रेसिडेंट थे, लॉ थे, वो ये जगह एनी मजिस्ट्रेट का मतलब है किसी भी मजिस्ट्रेट के पास रिकॉर्ड हो सकता है। अगर वो केस वज़ीराबाद में दर्ज है तो लाहौर में दर्ज हो सकता है स्टेटमेंट 164 की। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको कन्फाइन किया जा रहा है डे बाई डे। अब जब 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाती हो तो एज पर हाई कोर्ट रूल्स एंड रेगुलेशन उसको इवेलप में सील करके सेशन जज साहब के पास भेज दिया जाता है। हालांकि ये प्रेरोगेटिव्स है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का एज पर पुलिस रूल्स 1934 तो उसकी काफ़ी लेख और साथ अनेक्स है। चूँकि ये प्रोसीजर ये है कि इसको इन्वेलप में सील करके आगे भेज दिया जाता है सेशन जज साहब के पास, वो अल्टीमेटली ट्राई कोर्ट के पास भेजते हैं। दैट्स वाई दिस इंडिपेंडेंट सेक्शन वाज इंसर्टेड इन बोथ दीज चैप्टर्स where it was written that the statement of the witness duly recorded under section 164 if it was made in the presence of the accused and if he had notice of it and was given an opportunity of cross-examining the witness may in the discretion of the court may if such witness is produced and examined be treated as evidence in the case for all purpose subject to the provision of evidence act 1972 उसको भी बतौर शहादत
कंसिडर करेगी अदालत, क्योंकि हमारे पास सेटल्ड लॉ है, तो वट एवर द एविडेंस is which was not produced before the investigating officer, that could not be produced before the court at the time of trial. कोई भी शहादत अगर तफ्तीशी ऑफिसर ने नहीं लिखी है, what would be the status of that evidence? सेटल्ड लॉ है, अगर कोई ऐसा गवाह बाद में अदालत में आकर शहादत देता भी है, तो उस शहादत की जो पुलिस वाले के पास इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की शक्ल में है, अगर नहीं लिखी गई तो उसकी कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं है। 164 की स्टेटमेंट को चूंकि एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास नहीं लिखी जाती, इसको कानून शहादत के तहत उसको सेव करने के लिए और इसको प्रोजेक्शन देने के लिए, एज इट इज एडमिसिबल करने के लिए, और जो केस लॉ सेटल्ड है उसको उसकी एग्जेम्पशन के लिए ये दोनों दफात चैप्टर दोनों में, चैप्टर 20 में और चैप्टर 22A दोनों में इंसर्ट की गई। एक और अहम चीज़ ये है, अब CRPC के लिहाज से जो स्ट्रॉन्ग सबसे ताकतवर दफात है वो है इससे आगे 265K और 249A। इससे पहले मैं 249 पढ़ देता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंस है। 249A से पहले 2-3 दफात हैं जिनकी एप्लीकेबिलिटी सेशन कोर्ट्स पे नहीं है। मिसाल के तौर पर 248 है विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट। जैसे मैंने स्टार्ट में आपसे गुजारिश की थी कि आप ये चैप्टर्स का लफ्ज़ जहन में ज़रूर रखिएगा, आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि है, इफ़ ए कंप्लेंट एट एनी टाइम बिफोर ए फाइनल ऑर्डर इज पास in any case under this chapter satisfy the magistrate that there are sufficient ground for permitting him to withdraw his complaint, the magistrate may permit him to withdraw the same and shall thereupon acquit the accused. चैप्टर 20 के अंदर कोई भी अगर इस्तगासा फाइल किया जाता है, मजिस्ट्रेट साहब के पास है, फाइनल आर्गूमेंट करने के बाद भी, फैसले से पहले भी विड्रॉ किया जा सकता है। अंडर दिस चैप्टर मीन्स बिफोर ट्रायल बिफोर मजिस्ट्रेट। दिस प्रोविजन इज लैकिंग इन चैप्टर 22A CRPC। इसमें 3 केस लॉ हैं, एक 2012 PCRLJ है, एक PLJ 1989 बहावलपुर बेंच की जजमेंट है, और एक इस हादसा की जजमेंट है 2005 MLD 10-11 के 302 के केसेस में अगर केस एडमिट हो जाता है तो उसके पास उसकी विड्रॉल नहीं है। दैट इज अनदर डिफरेंस बिटवीन चैप्टर 20 एंड चैप्टर 22A। इससे अगली प्रोविजन भी मुलाहिजा फरमाइएगा, इन एनी केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन अपॉन कंप्लेंट a magistrate of the first class or with the previous sanction of the session judge may, for reason to be recorded by him, stop the proceeding at any stage without pronouncing any judgment either of acquittal or conviction and may thereupon release the accused. This provision is also lacking in chapter 22A, but under this section it was not written that under this chapters। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें मुस्तवीज़ का, गवाहान का, अग्रीड पार्टी का अगर पता नहीं चलता या अदालत में वो पेश नहीं होते, तो ऐसी सूरत हाल में अदालत प्रोसीडिंग जो कि समनी के लिहाज से है गवाहान की, तमाम तरीक़ाकार अडाप्ट करने के बाद 249A में फाइल को बगैर बरी किए या सजा दिए कंसाइन कर सकती है और गवाह को रिलीज कर सकती है उसके श्योरिटी लेने के बाद। अगर इसमें चैप्टर का लफ्ज नहीं लिखा गया, मीन्स टू से दिस सेक्शन इज आल्सो एप्लीकेबल। और रमदे साहब की जजमेंट है इसमें 90s में, जिसमें उन्होंने सेशन ट्रायल को भी 249 में कंसाइन किया है। लेकिन रिसेंटली
2020 में सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन आई है जिसमें ये कहा गया है कि क्रिमिनल ट्रायल जो सेशन कोर्ट के पास है वो किसी सूरत में भी स्टॉप नहीं किया जा सकता। दिस वॉज अनदर डिफरेंस बिटवीन दीज टू चैप्टर्स। अब सर जो ताकतवर तरीन दफात है ज़ाब्ता फौजदारी की वो 249 ए और 265 ए है। मोस्टली आपने जो दफात प्रोसीजर की देखी हैं एक्सेप्शन की हद तक तो स्टार्ट ऐसे होगा नॉट विद स्टैंडिंग का, लेकिन ये दो दफात ऐसी हैं जो जितनी भी ताकतवर हैं उसको उतने ही कमज़ोर तरीके से इस्तेमाल कर रही है हमारी कोर्ट। जहां पर स्टार्ट ये है नथिंग इन दिस चैप्टर, दोनों में ही फर्क है। नथिंग इन दिस चैप्टर सेम इज द पोजीशन अंडर चैप्टर 20 एंड सेम इज द चैप्टर 22A, एक डिफरेंस के साथ, सिर्फ एक डिफरेंस है। नथिंग इन दिस चैप्टर प्रिवेंट द कोर्ट फ्रॉम अक्विटिंग एन अक्यूज्ड, रोक ही नहीं सकते। एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, कोई भी स्टेज हो सकती है प्रोसीडिंग। अगर तो ट्रायल का लफ्ज इस्तेमाल होता तो हम कहते हैं ये फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद किए। एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग आफ्टर हियरिंग द अक्यूज्ड एंड प्रोसिक्यूटर, दोनों पार्टीज को भी सुन लिया, एंड रीजन टू बी रिकॉर्डेड, और इसमें रीजन भी लिख दी एक्विटर के लिए। इस हद तक ये ताकतवर है। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस दोनों में ये है कि 249A में दो चीजें हैं, एंड रीजन टू बी रिकॉर्डेड इफ द कोर्ट थिंक दैट द चार्ज इज ग्राउंडलेस एंड देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन। दीज आर द टू ओनली टूल्स, चार्ज इज ग्राउंडलेस और देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ द कन्विक्शन। दिस इज द डिफरेंस। चैप्टर 22A में सिर्फ लफ्ज लिखा है दैट देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन, चार्ज का लफ्ज वहां पे नहीं है चैप्टर में। सो वी कैन से दैट ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपने ज्यादातर एप्लीकेशन 249A की या 265A की वो देखी है जिसमें इन्वेस्टिगेशन बेस के ऊपर आया है कि इन्वेस्टिगेशन में तो मटीरियल ही नहीं आया, इसके खिलाफ एविडेंस नहीं है। That could not be considered the material which was collected or brought before the investigating officer in the shape of 173। खाना नंबर 2 में लिखा गया है कि बेगुनाह हो गया, दैट इज नॉट ए ग्राउंड। सिर्फ दो ग्राउंड्स है मजिस्ट्रेट के पास, चार्ज और प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन, और सेशन के पास सिर्फ एक ग्राउंड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन। इस हद तक ये स्ट्रॉन्ग है। इससे आगे चलते हैं, वो है प्रोसीडिंग का लफ्ज आ गया तो सब उसका मतलब ये है कि चार्ज फ्रेम होने के बाद आप दे सकते हैं। नहीं, मैं गुजारिश करूं, nothing in this chapter shall be deemed to prevent a magistrate from acquitting an accused at any stage of the case की स्टेज, सॉरी प्रोसीडिंग का लफ्ज, एनी केस ऑफ द स्टेज। अब अगर इसको थोड़ा माइन्यूटली देखें तो केस जो अभी रिसेंटली कोसा साहब ने ऑब्जर्वेशन दी है केस के लिहाज से, तो वो तो FIR को भी केस कह रहे हैं, लेकिन कोर्ट्स जो है वो इंक्वायरी प्रोसीडिंग में जब कॉग्निजेंस लेती हैं 190 के बाद तो वो उसको कंसिडर हम करते हैं। अगर यहाँ पर एट द टाइम ऑफ ट्रायल का लफ्ज इस्तेमाल करते तो फिर हम इसको हम कह सकते थे कि ये एप्लीकेशन जो है वो हम चार्ज फ्रेम होने के बाद दे सकते हैं, ये एप्लीकेशन इससे पहले भी दे सकते हैं। दीज आर दी टू डिफरेंस। इसके बाद एक और दफ़ा है 250 की हद तक, वो बड़ी मुख्तसर है, मे का लफ्ज़ है जिसमें कोर्ट्स के पास डिस्क्रिप्शन है। अगर कोई फ्रिवलेस या कोई वेक्सिजियस प्रोसीडिंग उसके पास होती है तो उसके पास वो कंपनसेशन कंप्लेंट को लेके दे सकती है, उस पर हम उसको कर सकते हैं। शो का नोटिस दिया जाता है मुस्तवीज़ को कि आपने इसके अलावा ये ड्यूटी प्रोसीडिंग, लेकिन वो बेनिफिट ऑफ डाउट की हद तक नहीं है प्रोसीडिंग। दीज आर दी ट्रायल बिफोर सेक्शन चैप्टर 20 एंड चैप्टर 22A। आप सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब जो आए और आकर इस प्रोसीडिंग में बहुत शुक्रिया।